ध्यान दो, आपके ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट होता है EIS एंड एसएम। EIS का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। एसएम का फुल फॉर्म होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। जो अब EIS पढ़ेंगे वो पूरा कंप्यूटर्स से रिलेटेड है। एसएम जो है वो रियल लाइफ में बिजनेस में जो आप स्ट्रैटेजीज बनाते हो और क्या क्या करोगे बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, वो सब एसएम बताता है आपको। ये सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। 50 मार्क्स का आपका EIS है, 50 मार्क्स का आपका एसएम। 100 में से 30 मार्क्स के आपके MCQ आते हैं, 15 के EIS में, 15 के एसएम में। हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम पहले एसएम स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत इजी होता है, इसीलिए एसएम में। हाँ, 10 पन्ने एक साथ तो बहुत छोटी बात है एसएम में। हाँ, एसएम में टोटल अपने बच्चों चैप्टर्स हैं 8। बहुत इजी वाला सब्जेक्ट होता है, क्लास में ही पढ़ेंगे, क्लास में ही लर्न करने की कोशिश करेंगे और डेली में सुनूंगी सब्जेक्ट। EIS में अपने चैप्टर्स होते हैं 5, बट ये 5 चैप्टर्स भी इस 8 से बहुत बड़े होते हैं। तो EIS अपना टाइम कंज्यूमिंग है और SM अपना बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसमें पूरी मैनेजमेंट की लैंग्वेज आती है जो आपने 11th 12th में पढ़ा हो। बहुत इजी लैंग्वेज वाला ये सब्जेक्ट है आपका। चलो बात करते हैं SM, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बच्चों, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? नॉर्मली पूछ लो, स्ट्रैटेजी का मतलब प्लानिंग, साजिश, साजिश और फ्यूचर और गोल को कैसे अचीव करना है और प्लान्स बनाना, वही प्लानिंग हो गया ना। और जैसे कोई अपनी स्ट्रैटेजी बताओ, आप लोग क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो? हाँ? जैसे कई बच्चों की ये स्ट्रैटेजी हो सकती है कि हम दिखा रहे हैं हम बिल्कुल नहीं पढ़ते, हमें किताबों से कोई मतलब नहीं, पूरे दिन मस्ती करना। तो उसके फ्रेंड्स को लगेगा अरे यार ये नहीं पढ़ रहा तो मैं भी नहीं पढ़ूं, वो भी नहीं पढ़ेगा बेचारा। पर जो बच्चा है जिसने स्ट्रैटेजी बनाई है वो क्या करेगा, रात को उठ के पढ़ लेगा जब सब सो गए तब, और अगले दिन अपने फ्रेंड्स को धोखा दे देगा, अगले दिन क्लास में सुना देगा और बैठ जाएगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। उसका एम था कि मुझे सिर्फ बैठना है, बाकी किसी को मुझे बैठने नहीं देना। तो अपना एम को अचीव करने के लिए वो क्या बना सकता है, स्ट्रैटेजी। और कोई एग्जाम्पल? मेथड्स, वेरी गुड। और कोई स्ट्रैटेजी आप लोग बताना चाहोगे जो आप लोग बनाते हो, फॉलो करते हो? हाँ, क्या बना रहे हो? चाय? पॉलिसी बेटा, पॉलिसी अलग होती है, पॉलिसी को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हाँ जी बच्चों, स्ट्रैटेजी और क्या होता है? कोई अपनी स्ट्रैटेजी बताओ चलो, जो आप लोग बनाते हो किसी को बेवकूफ बनाने के लिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। हाँ, पर उसकी स्ट्रैटेजी है। और
आप लोग अपना टाइम टेबल बनाते हो, मंडे को ये पढ़ना है, ट्यूसडे को ये पढ़ना है, इतनी बजे ये पढ़ना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए जो भी आप प्लानिंग मेथड्स वगैरह अपनाते हो उन सबको क्या कहते हो आप? स्ट्रैटेजी कहते हो। तो यहाँ पे अपन ऐसे में यही पढ़ेंगे कि कैसे तो स्ट्रैटेजी बनानी है और कैसे उस स्ट्रैटेजी को आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। व्हाट इज बिजनेस पॉलिसी? हाँ जी पार्थ बताओ बेटा, पॉलिसी क्या है? अभी बताया उसने मुझे पॉलिसी। पार्थ, आप लोगों में से कोई बताएगा पॉलिसी मतलब? रूल्स। जो भी आप रूल्स बनाते हो ऑर्गेनाइजेशन में कि वो रूल्स अपन को फॉलो करने हैं, उसे क्या कह देते हो आप? पॉलिसीज कह देते हो। फ्रेमवर्क ऑफ रूल, वेरी गुड। तो रूल्स पॉलिसी ओरिजिनेट कब हुआ? इन 1911। ये कंसेप्ट, ये जो चीज है ये आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि पॉलिसी का कंसेप्ट ओरिजिनेट कब हुआ? 1911। 1969 में अमेरिकन असेंबलीज ऑफ कॉलेजिएट स्कूल में इसको एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बना दिया कि स्कूल्स में पॉलिसी के बारे में सबको पढ़ाना चाहिए। बिजनेस पॉलिसी क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स फॉर दी फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस मतलब जो आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं बच्चों ऑर्गेनाइजेशंस में? सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जितने चाहो उतने डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं। तो उन सारे फंक्शंस, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स को ही क्या बोला गया है? फंक्शंस बोला गया है। तो जो आप अपने डिपार्टमेंट्स के लिए जो भी रूल्स बनाते हो और जो मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारियां होती हैं कि आपको ये करना है, वो सब कहाँ डिफाइंड होता है? आपकी पॉलिसीज में डिफाइंड होता है। तो पॉलिसीज क्या होते हैं? पॉलिसीज इज द सेट ऑफ रूल्स फॉर द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टुवर्ड्स दोस फंक्शंस। फंक्शंस मतलब आपके ये सारे डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, जिसमें सबके रूल्स होते हैं। बिजनेस पॉलिसी आपको स्कोप भी बताता है कि कितना लिमिट तक आप खुद डिसीजन ले सकते हो। मतलब लोअर लेवल के जो लोग होते हैं हर चीज के लिए उनको टॉप लेवल के पास जाने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे डिसीजंस तो वो खुद भी ले सकते हैं। हर चीज के लिए उनको टॉप लेवल से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। तो बिजनेस पॉलिसी अभी तक अपन ने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए। एक पॉइंट अपन ने पढ़ा, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट टुवर्ड्स दोस फंक्शंस। फंक्शंस मतलब बच्चों मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन एक्सेट्रा। एंड बिजनेस पॉलिसी क्या बताएगा? स्कोप ऑफ रूल्स, जिसके अंदर रहते हुए लिमिट ऑफ रूल कि लोअर लेवल खुद के कितने डिसीजंस खुद ले सकता है हर चीज के लिए। हो गया मैसेज? मैं वेट कर रही हूँ, आप कर लो। काम हो गया? काम हो गया, सब ठीक है। हाँ जी, बिजनेस पॉलिसी क्या बताएगा? लिमिट बताएगा कि कितने लिमिट तक लोअर लेवल खुद के डिसीजन खुद ले सकता है। हर चीज के लिए उसको टॉप लेवल पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। बिजनेस पॉलिसी गाइडलाइंस जैसे भी एक्ट करती है कि आपको ये काम इस तरीके से करना है। बिजनेस पॉलिसी में ही बताया जाएगा कि किस तरीके से कौन सी रिसोर्स को आपको एक्वायर करना है ताकि आप अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। तो बच्चों क्या होता है बिजनेस पॉलिसी? बोलो। Set of rules for the functions and responsibilities of the management towards those functions. Functions मतलब marketing, finance, HR, production, etc. Second point, स्कोप ऑफ रूल्स, स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग कि कितने लिमिट तक आप खुद का डिसीजन खुद ले सकते हो। हर चीज के लिए आपको टॉप लेवल पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। बिजनेस पॉलिसी गाइडलाइंस जैसे भी एक्ट करता है, जो गाइड करेगा टॉप मैनेजमेंट को कि आपको क्या काम किस तरीके से करना है। बिजनेस पॉलिसी आपको बताएगा कि क्या क्या रिसोर्सेज को आपको एक्वायर करना है ताकि आप अपना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको।
एक बार मेरे साथ बोलोगे ये चारों पॉइंट्स। बिजनेस पॉलिसी क्या होता है बच्चों? सेट ऑफ रूल्स फॉर द फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट टुवर्ड्स दोस फंक्शन। फंक्शन मतलब प्रोडक्शन एक्सेट्रा। सेकंड, स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग, लोअर लेवल कितना डिसीजन खुद ले सकता है, हर चीज के लिए टॉप लेवल पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। थर्ड, गाइडलाइंस टॉप मैनेजमेंट को गाइड करेगा। फोर्थ, एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज ताकि अपन अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। देन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब 12th में बीएसटी में पढ़ा है। मैनेजमेंट का क्या होता था मतलब? बताओ भाई, मैनेजमेंट मतलब? अरे नॉर्मली बताओ, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को मैनेज करना और कोऑर्डिनेशन, हाँ, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्शन, हाँ इसी में आ जाएगा डायरेक्शन। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब बच्चों क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी? इफेक्टिव मतलब टाइम पे और एफिशिएंसी मतलब मिनिमम। सर्वाइवल के लिए आपका इफेक्टिवनेस नेसेसरी कंडीशन है या फिर एफिशिएंसी नेसेसरी कंडीशन? एफिशिएंसी। दोनों में से एक ही चूज करना है। हाँ, एफिशिएंसी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द सर्वाइवल। आप लोग ये कहते हो? दोनों तो मैं कह रही हूँ मुझे एक ही चूज करना है इन दोनों में। एफिशिएंटली होगा पक्का, क्यों? टाइम जरूरी नहीं है, कॉस्ट जरूरी है ना। कौन सी एग्जाम्पल देती हूँ, चलो मैं समझाती हूँ, मैं समझाती। इफेक्टिव मतलब आप अपना गोल, आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हो। एफिशिएंसी मतलब आप मिनिमम रिसोर्सेज के साथ अपना गोल को अचीव कर रहे हो। लेस इनपुट मोर आउटपुट। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव है मुझे सीए क्लियर करना है। अगर मैं सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेती हूँ तो मैं इफेक्टिव भी हूँ, एफिशिएंट भी। पर अगर मैं सीए 5th अटेम्प्ट में क्लियर करती हूँ तो मैं इफेक्टिव तो हुई पर मैं एफिशिएंट नहीं हुई। अब बताओ सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी? अरे छोड़ो उस एफिशिएंसी को, क्या जरूरी? इफेक्टिवनेस नेसेसरी कंडीशन है सर्वाइवल के लिए। आपको सीए बनना ज्यादा जरूरी। सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में बना तो सुपर बेस्ट, पर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बन पा रहे उसके बाद आप ये कोशिश करोगे रिसोर्सेस कम लगनी चाहिए, ये कोशिश करोगे कि सीए तो बन जाए हम एटलीस्ट, या सीए छोड़ दोगे पहले में नहीं बने तो? छोड़ दोगे? फाइनल में आने के बाद एक बार एग्जाम दिया नहीं क्लियर हुआ छोड़ दिया, ऐसा? तो सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है? इफेक्टिवनेस ज्यादा जरूरी है, ऑब्जेक्टिव अचीव करना ज्यादा जरूरी है। दोनों चीजें कंबाइंड हो तो वो तो बेस्ट स्टेज है, पर अगर कंबाइंड नहीं हो सकता फिर भी आपको अगर सर्वाइव करना है तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना ज्यादा प्रायोरिटी है एज कंपेयर टू रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन। हाँ जी, मैनेजमेंट पे थे अपन। मैनेजमेंट मतलब मैनेज, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट मतलब डिसीजन मेकिंग, अच्छा ठीक है। और बच्चों कोई ऑनलाइन में से बताएगा मैनेजमेंट मतलब? मैनेजमेंट ट्वेल्थ में पढ़ा है, सबने पढ़ा है बीएससी में। रिसोर्सेज को मैनेज करना। रिसोर्सेज क्या होती हैं?
हाँ वही, मैन, मटीरियल, 5 है। वेरी, मैनेजमेंट मतलब किसी से काम करवाने का तरीका, किस तरीके से आप लोगों से काम करवाते हो। तो यहाँ मैनेजमेंट का अपन को 2 टर्म्स में कंसेप्ट दिया है, जो आपने बताया है ये अभी अपन पढ़ेंगे। पहला क्या बताया, मैनेजमेंट मतलब वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पर्पसफुल और प्रोडक्टिव एंटिटी बनाते हैं। कैसे, वो लोग जो भी काम हो रहा है उसको टुगेदर लाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे जो डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज हैं, लाइक मैन, मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी। ये सब अलग अलग है, मैन, मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, इनको इंटीग्रेट किया जाता है, एक साथ लाया जाता है, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी बनाते हैं, और वो लोग इन सब कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन लोगों को क्या कहा गया है, मैनेजमेंट कहा गया है। सेकंड, मैनेजमेंट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल और सक्सेस डिपेंड ही उस पर करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कितना अच्छा है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट खराब है, उसके लोग जो मैनेज करते हैं वो खराब है, रिसोर्सेज को ढंग से इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ढंग से कंबाइन नहीं कर पा रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिव नहीं बना पा रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती। मैनेजमेंट मतलब सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। यहाँ फंक्शंस मतलब आपका आ गया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। वहां फंक्शंस मतलब क्या था बच्चों, डिपार्टमेंट। और यहाँ फंक्शंस मतलब क्या हो गया आपका, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इंटर रिलेटेड फंक्शंस, ताकि अपन अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर सके। प्लानिंग का मतलब गोल को गोल को डिटरमाइन करना कि हमारा क्या गोल है। फिर उसके बाद आप देखते हो आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग में उन रिसोर्सेज को क्या करते हो, एक्वायर करते हो, फिर उस रिसोर्सेज को एलोकेट करते हो कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, दैट इज डायरेक्टिंग। फिर उसके बाद कंट्रोल सिस्टम लगाते हो। कंट्रोल मतलब मैच करना कि हमने जो सोचा था मैं वही अचीव कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही, और नहीं कर पा रही तो क्या डेविएशन आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, उसको अपन ठीक करते हैं ताकि आने वाले टाइम पे वो डेविएशन ना आए। जैसे मैंने आपका टेस्ट लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा आपके मिनिमम 70% मार्क्स आने चाहिए, आपने उस हिसाब से पढ़ाई की, आपके मार्क्स आए 50%। अब आप इन दोनों को मैच करोगे, आपके डेविएशंस कितने के आए, 20%। आप इन डेविएशंस को फाइंड आउट करते हो, क्यों मेरे मार्क्स कम क्यों आए, क्या मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पाई, क्या मैं लिख नहीं पाई, क्या मुझे याद नहीं था, या मेरी लैंग्वेज खराब थी, मेरा प्रेजेंटेशन खराब था। वो रीजन फाइंड आउट कर कर आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हो ताकि अगली बार सेम मिस्टेक्स ना हो। इसे ही क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग। कि आप मैच करते हो, आप चेक करते हो कि जो आपने प्लान किया था वो आप अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो मैनेजमेंट मतलब सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस, ताकि अपन मैनेज जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर सके। फंक्शंस कौन से हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग मतलब गोल को डिसाइड करना, ऑर्गेनाइज मतलब रिसोर्सेज को एक्वायर करना, देन उन रिसोर्सेज को अलोकेट कर देते हैं अलग अलग स्टाफ को कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम। फिर कंट्रोल सिस्टम लगाते हैं ये चेक करने के लिए कि जो मैंने प्लान किया था वो मैं अचीव भी कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही। देन मैनेजमेंट को एक इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस भी कहा जा सकता है। मतलब जो मैनेजर होता है, जो मैनेजर है वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि कैसे काम करना है, वो उनको डायरेक्ट करता है, मतलब उनको डायरेक्शन देता है कि आपको ये काम इस मैनर में करना है। इसलिए मैनेजमेंट को एक इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस भी कहा जा सकता है। जो मैनेजर्स हैं वो गोल्स, वैल्यूज और स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, क्यों, ताकि अगर एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं अपन उनके साथ क्या कर सके, कोप अप कर सके। एनवायरनमेंट क्या होता है बच्चों, सिर्फ बिजनेस की सराउंडिंग या हमारी भी सराउंडिंग, सबकी सराउंडिंग्स को क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट। बिजनेस के एनवायरनमेंट में क्या क्या होगा, कॉम्पिटिटर्स, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये सब उसका एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट कभी भी स्टैटिक नहीं है, फिक्स नहीं है। आपको पता है एनवायरनमेंट टर्बुलेंट है, चेंज होता रहता है, डायनामिक है।
तो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होने वाले हैं उससे अपन मैचअप कर सकें, कोप अप कर सकें, इसलिए अपन पहले से बिजनेस क्या करता है, मैनेजर्स क्या करते हैं, वैल्यूज बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, ताकि उन चेंजेस को क्या कर सकें, कोप अप कर सकें। तो व्हाट इज मैनेजमेंट, रिवाइज करते हैं। मैनेजमेंट दो सेंस में बताया। पहला कि वो सारे लोग जो सब कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो लोग करते क्या है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिव एंड पर्पसफुल बनाते हैं। कैसे, जितनी भी रिसोर्सेज थी, डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज लाइक मैन, मशीन, टेक्नोलॉजी, उन ऑर्गेनाइज को, डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करते हैं, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिव एंड पर्पसफुल एंटिटी बनाते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल और सक्सेस डिपेंड करता है कि उसका मैनेजमेंट कितना अच्छा है। सेकेंड सेंस क्या था, मैनेजमेंट इज सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस, ताकि हम हमारा ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। फंक्शंस मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग मतलब गोल को डिसाइड करना, देन रिसोर्सेज को एक्वायर करना, देन रिसोर्सेज को अलोकेट करना, और उसके बाद कंट्रोल सिस्टम लगाना, ये चेक करने के लिए कि जो अपन ने सोचा था वो अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैनेजमेंट इज अ इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस। इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस मतलब लोगों को डायरेक्शन दी जाती है कि आपको इस डायरेक्शन में काम करना है। जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ताकि अगर कोई भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो उससे अपन क्या कर सके, अपने आप को कोप अप कर सके। कुछ याद हो रहा है, रिवाइज करते हैं। चलो, पॉलिसी बच्चों, पॉलिसी क्या था, देखो सबको बोलना है, शर्माना नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि मेरी आवाज नहीं आ रही तो मैं क्यों बोलूं, नहीं। आप जितना बोलोगे, जितना किताब में से बिना देखे बोलोगे, उतना आपके दिमाग को याद रहना शुरू हो जाएगा। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि 80% हम क्लास में लर्न कर जाए। चीजें समझकर याद करोगे तो याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो कोशिश होनी चाहिए 80% यहाँ याद करो और 20% अपना घर पे लर्न करो। ठीक है, हाँ जी बच्चों, पॉलिसी, पॉलिसी मतलब सेट ऑफ रूल्स फॉर द फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट टुवर्ड्स दोस फंक्शंस। फंक्शंस मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट, पॉलिसी मतलब स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग। लोअर लेवल कितने लिमिट तक खुद डिसीजन ले सकता है, हर चीज के लिए टॉप लेवल पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। थर्ड, फॉर द टॉप मैनेजमेंट। फोर्थ, ताकि हम हमारा ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। आपसे पॉलिसी चाहे 1 नंबर में पूछा जाए, चाहे 2 में, चाहे 3 में, वैसे 2 से ज्यादा नहीं पूछेंगे, हमें ये चारों पॉइंट्स लिखेंगे तो ही हमें 2 नंबर या 1 नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यहाँ ऐसा नहीं होता कि मैंने आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा तो आपने 3 पॉइंट्स लिख दिए तो 3 नंबर मिल गए, नहीं। अगर उस टॉपिक में 10 पॉइंट हैं तो आपको 10 के 10 लिखने पड़ेंगे, तभी आपको 3 नंबर मिलते हैं। ठीक है, और सिर्फ हेडिंग से काम नहीं चलता, अंदर का एक्सप्लेनेशन भी एकदम सही होना चाहिए। हेडिंग्स तो एकदम परफेक्ट मैच होनी ही चाहिए, प्लस अंदर का एक्सप्लेनेशन भी आपको मैक्सिमम पॉइंट्स कवर होने चाहिए, लैंग्वेज आप अपनी चेंज कर सकते। देन अपन ने पढ़ा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बच्चों 2 सेंस में बताया गया है। पहला सेंस, ग्रुप ऑफ पीपल्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिव एंड पर्पसफुल बनाते हैं। कैसे, जो डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज थी उसको इंटीग्रेट करते हैं। डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज कौन सी थी, मैन, मशीन, मटीरियल, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस एंड सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट। सेकेंड सेंस क्या था, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस, ताकि हम हमारा ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। फंक्शंस कौन से थे, प्लानिंग मतलब गोल्स को डिसाइड करना, देन ऑर्गेनाइज मतलब रिसोर्सेज को एक्वायर करना, फिर रिसोर्सेज को एलोकेट करना, और फिर कंट्रोल लगाना, ये चेक करना कि जो हमने सोचा था वो हम अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देन मैनेजमेंट इज अ इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस। यहाँ लोगों को इन्फ्लुएंस, डायरेक्शन दी जाती है कि आपको कैसे काम करना है। मैनेजर्स क्या करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं,
ताकि अगर एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन उससे कोप अप कर सके। देन स्ट्रैटेजी क्या होता है, आप लोगों ने बताया था मुझे भी, क्या होता है? मेथड्स और मीन्स, जो तरीके आप अपनाते हो कुछ भी पाने के लिए, जो तरीके आप अपनाते हो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसे क्या कह देते हैं? स्ट्रैटेजी। जैसे आप लोग तरीके अपनाते हो कि भाई हम दिखा रहे हैं, हम नहीं पढ़ेंगे, हम ओवरनाइट बैठ के पढ़ लेंगे। आप लोगों ने तरीका अपनाया, प्रॉपर टाइम टेबल बनाया, उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ रहे हो। तो जो भी मेथड्स या मीन्स होते हैं ताकि हम हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजी। हाँ जी, तरीके कैसे बनाते हो, मेथड्स कैसे बनाते हो? सबसे पहले आप सिचुएशन को एनालाइज करते हो कि आसपास क्या माहौल है, कैसे लोग हैं, फिर आप प्लानिंग करते हो, फिर आप उस चीज को इंप्लीमेंट करते हो ताकि आपका गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हो सके। क्या पॉलिसी और स्ट्रैटेजी सेम होते हैं या अलग अलग हैं या इंटर रिलेटेड? इंटर रिलेटेड, ये किताब कह रही है, वही हम पढ़ेंगे। हाँ जी, इंटर रिलेटेड कैसे? स्ट्रैटेजी में मेथड बनाएंगे तो पॉलिसी में वो करना है। पॉलिसी ये बताएगा क्या करना है, किस सिचुएशन में आपको ये करना चाहिए। स्ट्रैटेजी बताएगी वो काम इस तरीके से करना है। पॉलिसी बताएगी आपको, जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि कुछ भी हो जाए, कंपटीशन से मुझे फाइट करना है तो मुझे मेरी प्राइस कम नहीं करनी, ये मेरी पॉलिसी है। तो स्ट्रैटेजी ये बताएगी कि अगर कंपटीशन में आउट मैन्योर करना है, डोमिनेंस पोजीशन गेन करनी है, तो आप प्राइस कम मत करो, पर उस प्राइस में आप कुछ एक्स्ट्रा कोई और आइटम उसको दे दो, उसी का परसेंटेज ऑफ आइटम बढ़ा दो, एक्स्ट्रा 10%, एक्स्ट्रा 20%। तो वहां प्राइस कम नहीं हुई, पॉलिसी ने बताया इस सिचुएशन में ये करना है, पर स्ट्रैटेजी ने बताया कि वो किस तरीके से करना है, वो क्या बताती है आपकी स्ट्रैटेजी। तो पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। इन बिजनेस स्ट्रैटेजी इज, बच्चों ये 5-6 डेफिनेशंस दी हैं स्ट्रैटेजी की। ये डेफिनेशंस आप लोगों को रीड भी करनी है और लर्न भी करनी है, पर लर्न कैसे करनी है, सारी नहीं करनी, इसमें से 1 या 2 करनी है। कई बार एग्जाम में वो स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन ज्यादा लंबा क्वेश्चन, वो 5 नंबर का 4 नंबर का पूछ लेता है, तो हम इनमें से 1-2 डेफिनेशन और छाप कर आ सकते हैं। बाकी रीड कर लेना, वो पूछता है एमसीक्यू में पूछ सकता है, अकॉर्डिंग टू इगोर एच एंड सॉफ के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है, क्या होता है क्या नहीं। तो बेसिकली एक तो ये वाली कर लेना और एक ये वाली, ये 2 तो आप लोग लर्न कर ही कर लेना। हाँ जी, स्ट्रैटेजी क्या होती है? Strategy is no substitute for sound, alert and responsible management. Sound मतलब आवाज, अच्छा हाँ, अच्छा। आप लोग कहते हो साउंड स्लीप, कभी सुना है? हाँ, वो साउंड, आवाज वाला साउंड नहीं। अलर्ट मतलब तुरंत तुरंत उस पर रिएक्शन देना। रिस्पॉन्सिबल कि वो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल। स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती बच्चों, या हो सकती है? स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट हो सकती है, क्यों? हम एनवायरमेंट कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। आपने बेस्ट स्ट्रैटेजी बना ली, एकदम अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट को बुलाया मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, अब क्या करना है मैंने बना ली, तुरंत कोविड आ गया, वो किसी के हाथ में नहीं था, सब बंद हो गया, तो वो स्ट्रैटेजी धरी की धरी रह गई, सारी फेल हो गई। तो कुछ भी कर लो, स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट, फ्लॉलेस और ऑप्टिमल नहीं हो सकती है, इसलिए उसको साउंड, अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं कहा जाता है। ये स्ट्रैटेजी का नेचर ये है कि वो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल मतलब चेंजेस एज पर द चेंज इन द एनवायरनमेंट। वो प्रेगमेटिक नेचर की होती है, प्रेगमेटिक मतलब टैक्टिकल, जो चल रहा है उसको देखकर स्ट्रैटेजी बनाते हो, ये नहीं जो पुराना चलता आ रहा है वैसे आप ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हो। तो स्ट्रैटेजी कभी भी साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं होती है। स्ट्रैटेजी कभी परफेक्ट नहीं हो सकती, कभी फ्लॉलेस नहीं हो सकती, कभी ऑप्टिमल नहीं हो सकती, वो फ्लेक्सिबल होती है एंड वो प्रेगमेटिक नेचर की होती है। स्ट्रैटेजी टॉप मैनेजमेंट को फ्रेमवर्क देती है,
ताकि आप अपनी ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको, थ्रेट्स को कम कर सको, स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज कर सको और वीकनेस को कम कर सको। ये क्या होता है बच्चों, पढ़ेंगे वो भी अपन डिटेल में। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, कुछ बताओगे इनके बारे में? क्या बात है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? इनहेरेंट एडवांटेज। क्या बात है, मेरा एक टॉपिक आज ही हो जाएगा। हाँ, स्ट्रेंथ मतलब एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ। पूरी रात पढ़ सकते हैं, ये स्ट्रेंथ है। और पागल बना सकते हैं किसी को भी, है स्ट्रेंथ। और हाँ, वो वीकनेस है। भूखे रह के हम कुछ भी कर सकते हैं, जो चारों करवा लो। और क्या होती है बच्चों स्ट्रेंथ? अपनी स्ट्रेंथ बताओ खुद की। विनय बताओ बेटा खुद की स्ट्रेंथ। विनय, विनय बताओ अपनी स्ट्रेंथ। प्रैक्टिकल आपकी स्ट्रेंथ है, वेरी गुड। इधर से आप बताओ हर्ष बेटा अपनी स्ट्रेंथ। अरे बोला वही कॉपी मार दो, क्या फर्क पड़ रहा है? बोलो। नाइट स्टडी आप कर सकते हो, आपको रात को नींद नहीं आती, आपकी स्ट्रेंथ है, वेरी गुड। इधर से कौन बताएगा? हाँ स्नेहा बताओ बेटा। हाँ बताओ बेटा। डिसीजन लेते हो तो उसको पूरा करते हो, तो बेटा डिसीजन तो पूरा ही किया जाए तो फॉलो करोगे, वो आपकी स्ट्रेंथ है। चलो ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब आपकी इनहेरेंट कैपेबिलिटीज, आपके अंदर की क्षमता क्या है, वो आपकी स्ट्रेंथ। वीकनेस मतलब फाउंडेशन बुक में निकल गई। वीकनेस सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, और कोई वीकनेस नहीं आ सकते, आते हो। और कोई कमियां? और कोई कमजोरी? लॉ लॉ कमजोरी, थ्योरी कमजोरी है। और कोई कमजोरी? अरे बोलो, बकवास नहीं, कमजोरी बताओ। आप बताओ, आपका नाम? कीर्तन। हाँ जी बताइए बेटा, आपकी वीकनेस? सोना मतलब वीकनेस क्या मतलब, बोलो क्या बोलना चाहते हो? पढ़ नहीं सकते, नींद आ जाती है जल्दी, वो आपकी वीकनेस। चलो, वीकनेस मतलब आपकी इनहेरेंट लिमिटेशन, आपके अंदर की जो कमजोरी होती है उसे वीकनेस। अपॉर्चुनिटीज क्या होती है मतलब? जैसे अपॉर्चुनिटी कि मैडम ने पेपर दिया और मैडम गायब, पर वो सीसीटीवी चल रहा है, ये याद है। बहुत थ्रेट है आपका। हाँ जी बच्चों, अपॉर्चुनिटीज बताओ। जीएसटी आया तो किसके लिए अपॉर्चुनिटी? ये हम सबसे ये कर रहे हैं। जीएसटी आया तो किसके लिए थ्रेट? सारा काम काला धंधा, काला उसमें नहीं हो सकता, ब्लैक मनी नहीं जनरेट कर सकते, पक्के में काम करना पड़ेगा, कच्चा काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो
क्या पढ़ रहे थे अपन? स्ट्रेटेजी। वही स्ट्रैटेजी क्यों बनाते हो? ताकि ऑर्गेनाइजेशन को गाइडेंस मिल सके कि आप कैसे अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैसे आप वीकनेस को कम कर सकते हैं, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं और थ्रेट्स को इग्नोर कर सकते हैं। इसीलिए भी आप क्या बनाते हो? स्ट्रैटेजीज बनाते हो। स्ट्रैटेजी बिजनेस में तीनों लेवल्स पे बनाई जाती है। अभी तक बच्चों 3 लेवल्स कौन से होते हैं? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। पर अब हम बड़े हो चुके हैं, अब ये 3 लेवल्स नहीं होते, अब लेवल्स होते हैं, अभी भी 3 ही होते हैं, पर वो होते हैं कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। 3 लेवल्स होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। देखो बच्चों, जैसे आईटीसी कंपनी है, ठीक है, आईटीसी के क्या क्या बिजनेसेस हैं? एक तो बताओ। होटल, स्टेशनरी, टोबैको। मैं सपोज ये 3 मान रही हूँ उसके बिजनेस आईटीसी के। होटल्स के लिए उसके अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। स्टेशनरी के खुद के डिपार्टमेंट्स होंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। टोबैको के खुद के डिपार्टमेंट्स होंगे, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन एक्सेट्रा। जो आईटीसी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जो सीईओ होंगे, जो सीएफओज होंगे, वो सब तो कौन से लेवल पे आ जाएंगे? कॉर्पोरेट। आईटीसी के जो बिजनेसेस हैं वो कौन से लेवल पे आ गए? बिजनेस। और ये जो फंक्शंस हैं ये कौन से लेवल पे आ गए? फंक्शनल लेवल। तो ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल। अब मुझे बताओ, स्ट्रैटेजी सिर्फ कॉर्पोरेट पे बननी चाहिए, सिर्फ बिजनेस पे, सिर्फ फंक्शनल पे, सब पर बननी चाहिए? कॉर्पोरेट तो बनाएगा कि मुझे बिजनेस को आगे और कैसे एक्सपैंड करना है, कहां से पैसा इन्वेस्ट करना है, कहां से निकालना है, बड़े लेवल। बिजनेस लेवल जो स्ट्रैटेजीज बनाएंगे कि हमने कॉर्पोरेट ने जो स्ट्रैटेजी बनाकर दी उसको कैसे ऑपरेशनलाइज, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। फंक्शनल लेवल वो स्ट्रैटेजीज बनाएंगे कि जो बिजनेस लेवल उनको कह रहा है, होटल वाला जो मैनेजर उनको कह रहा है, वो हमें हमारे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कैसे उसको ऑपरेशनलाइज करना है। तो स्ट्रैटेजीज तीनों लेवल पे बनाई जाती है, चाहे वो कॉर्पोरेट लेवल हो, चाहे वो बिजनेस लेवल हो, चाहे वो आपका फंक्शनल लेवल हो। तो समझ गए कॉर्पोरेट लेवल क्या होता है? जो टॉप लेवल है जहां सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं। बिजनेस लेवल और ऑपरेशन फंक्शनल लेवल क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है? यहाँ पे बिजनेस लेवल को ही क्या कहा गया है? डिविजनल लेवल भी कहा गया है। तो बिजनेस लेवल